हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे इन रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे और मैंने आपको 3 प्रूफ करके दिखाए थे। 3 प्रूफ में मैंने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ किया था। इसकी वैल्यू आई थी मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12, ठीक है। उसके बाद रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव किया था, इसकी वैल्यू आई थी mr²। और उसके बाद डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, वो आया था mr²/2। बच्चों ये 3 प्रूफ मैंने इसलिए समझाए थे लास्ट वीडियो में कि मैं चाहता था कि आपको एक फीलिंग आ जाए कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, m1r1² + m2r2² + m3r3²। एकदम बच्चों की तरह ये वाले प्रूफ करके दिखाए थे। लेकिन सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्ट नहीं है, आज का टारगेट है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन सीखना। और उस एप्लीकेशन से पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, अगर एक सॉलिड बॉल अपने सेंटर से पास होती है, एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अगर एक हॉलो स्फीयर है, यानी सारा का सारा मास कहां पर है, सरफेस पर है, जैसे कि एक फुटबॉल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। अगर एक सॉलिड कोन अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 mr²। वहीं एक हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। कंसेप्ट ये होता है कि अगर हॉलो कोन को ऊपर से मार दें तो वो पिचक के एक डिस्क बन जाएगा, तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी है, साइड ए दूसरी साइड बी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma² + b²/12। वहीं अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, एल और एल, और आंसर आ जाएगा ml²/6। एक ट्रायंगुलर प्लेट अपने बेस के अबाउट अगर घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mh²/6। वहीं पर अगर एक सॉलिड या हॉलो सिलेंडर है तो इनके लिए नई वैल्यूज नहीं याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर जो होगा वो बहुत सारी डिस्क से मिलके बना होगा। तो डिफॉल्ट एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, mr²/2। वहीं अगर एक हॉलो सिलेंडर है तो एक हॉलो सिलेंडर बहुत सारी रिंग से बना हुआ होगा और वो सारी की सारी रिंग अपनी डिफॉल्ट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr²। यहां तक के फॉर्मूले सबको पता होने चाहिए। आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड के लिए या जेई के लिए, सभी को यहां तक के फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है। सॉलिड सिलेंडर, बोले सर सॉलिड सिलेंडर तो यहां पर भी बताए थे आप, लेकिन सॉलिड सिलेंडर नॉट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट घूम रहा है, जैसे रॉड घूम रही थी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो रॉड का था, कितना था, ml²/12, प्लस अगर एक डिस्क अपने डायमीटर के अबाउट घूमेगी, हम आज पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, तो प्लस mr²/4। वहीं हॉलो सिलेंडर का ml²/12 प्लस अगर एक रिंग अपने डायमीटर के अबाउट घूमेगी तो आज हम पढ़ेंगे उसका आता है mr²/2। अगर एक डिस्क या रिंग को हम किसी इंक्लाइन एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आता है mr²/4 1 + cos²θ। अगर थीटा को 0 पुट करोगे तो यही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर एक रिंग एक इंक्लाइन एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो mr²/2, और अगर इसमें भी 1 + cos²θ, अगर थीटा को 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, 1 + 1 2, 2 से 2 गया, कितना आ जाना चाहिए, mr² आ जाना। तो इतने फॉर्मूले हैं जो आपको नोटबुक में लिस्ट बना के लिखने हैं, जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां आपके सामने चिपके होने चाहिए।
क्योंकि सबका प्रूफ करने का टाइम नहीं है एग्जाम में, इसलिए इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात? मैं स्क्रीन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, पर इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? फटाफट इसको लिखो। ओके बच्चों, तो अब मुझे ये समझाना है कि एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि आप इस मोबाइल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो, इस तरीके से रोटेट करेगा। जो पॉइंट्स रेस्ट पर हैं सारे के सारे सेंटर्स, वो कहाँ पे दिखाई देंगे आपको? वो आपको दिखाई देंगे इस स्ट्रेट लाइन पर, इस वाली स्ट्रेट लाइन पर। ये वाली स्ट्रेट लाइन पर जो जो पॉइंट्स हैं वो सब रेस्ट पर दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? इसी मोबाइल को आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो। अब जो पॉइंट रेस्ट पर हैं वो कौन से होंगे? वो सारे के सारे ये वाले पॉइंट होंगे, वो सब वाई एक्सिस पर होंगे। तो वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो। और फिर इसी मोबाइल को आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर कांस्टेंट इस पॉइंट को रेस्ट कर दो और बाकी सब पॉइंट्स को इसके अबाउट सर्कुलर मोशन में घुमाने लग जाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट को आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो। ये चीज़ अच्छे से समझ लो। ठीक है, कैसे समझाया था मैंने कि अगर आप किसी चीज़ को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, किसी चीज़ को वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हो, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है वो सब रेस्ट पर रहेंगे और बाकी सारे पार्टिकल जो हैं किस तरह के सर्कुलर मोशन में जाएंगे? एक्स जेड प्लेन में, इस तरीके से। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब ये चीज़ वाई एक्सिस रेस्ट पर और बाकी सारे पॉइंट्स किस प्लेन में घूमेंगे? एक्स जेड प्लेन में। तो सभी चीज़ें कैसे रोटेट करेंगी? अब ड्रॉ ही नहीं कर, हाँ सॉरी बच्चों, कन्वेंशन ये है कि हमेशा जब कोई चीज़ प्रूव की जाती है तो रैंडम शेप ली जाती है। पर रैंडम शेप लेने का फ़ायदा क्या अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कन्वेंशन ब्रेक कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी रेक्टेंगुलर शीट ले रहा हूँ और अब तुम खुद से सोचो कि इसको अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को रेस्ट पे कर दिया और सबके सर्कल इनके अबाउट होंगे। वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो कैसा मोशन दिखाई देगा? तो वो मैं दिखा सकता हूँ ड्रॉ करके रेक्टेंगुलर शेप के लिए। इस तरह से ओपन होगा, फिर और ज़्यादा ओपन होगा, फिर इस तरफ चला जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद वापस से ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से रोटेशन हो रहा है, समझ रहे हो? इसकी डायरेक्शन को ऐसे बना देता हूँ, ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है और हर एक पार्टिकल कैसे? इस तरह से एक सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक गेट खुलता है ना, उस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो सेम ऑब्जेक्ट का रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, फिर सेम एक्सिस का रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। कैसे? अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को सेलो टेप से चिपका दिया। ठीक है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकता हूं मैं? ये नोटबुक। ठीक है, तो पहले केस में वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे थे, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वाई एक्सिस थी, तो इस तरीके से रोटेट हो रहे थे। ठीक है, अब दूसरे केस में एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका रोटेशन कैसा दिखाई देगा? इससे थोड़ी देर बाद ये ऐसे पहुंच जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे पहुंच जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वापस नीचे पहुंच जाएगी। इस तरीके से रोटेशन होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई एक्स बोल दिया, उस एक्सिस के अबाउट आई वाई बोल दिया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए वैलिड है ये? प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है दो एक्सिस के अबाउट, आई वाई और आई एक्स, जो दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। अगर आपको किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है दो एक्सिस के अबाउट, जो कि आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर,
तो जहां पर वो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? एक एक्सिस है ये वाली और एक एक्सिस है ये वाली। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायरेक्टली लिख सकते हो Ix प्लस Iy। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है, जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस उसके प्लेन में है, तो तीसरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स में अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट XY प्लेन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। वो दोनों इंटरसेक्ट जरूरी नहीं है कॉर्नर पे ही हो, किसी और दिन वो सेंटर पे भी इंटरसेक्ट हो सकती है, किसी और दिन वो कहीं और भी इंटरसेक्ट हो सकती है। मतलब अगर आपको सेम रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है Ix, इस एक्सिस के अबाउट पता है Iy, तो आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। फिर से देखना, अगर आपको एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है Ix और इस एक्सिस के अबाउट पता है Iy, पर ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, तो इस तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप Iz डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। सिर्फ एक शर्त है, कौन सी? कि x और y, ये जो दो एक्सिस हमने पहले पकड़ी है, ये कौन सी होनी चाहिए? ये ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। शुड बी इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो ऐसी एक्सिस के अबाउट पता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, तो आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हुई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो डायरेक्टली। समझ में आई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मैं प्रूफ भी इसीलिए बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाओ कि ये क्या हो रहा था और ये कहाँ से आ गया था। ठीक है, जब मैं प्रूफ बताऊंगा आंखें खोल के ध्यान से स्क्रीन पर देखना। ठीक है, ये प्रूफ मैथमेटिकल नहीं है, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल कैसे है ध्यान से देखो। ये डिस्क रेक्टेंगुलर प्लेट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ठीक है, कैसे रोटेट हो रही है? इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इस पर अगर मैं कोई एक मास m1 पकड़ूं, मैंने कोई रैंडम पोर्शन इसका बना लिया, स्क्वायर भी बना सकता था, m1 पकड़ लिया। ठीक है, ये m1 बहुत छोटा होना चाहिए पर ठीक है, तो मैं दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़े साइज का बना दिया। m1 पकड़ लिया और बोला कि m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट। तो तुम बोलोगे सर पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो, वो तो mr स्क्वायर होता है, m1r1 स्क्वायर होता है। तो जब ये प्लेट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ये कौन से सर्कल में घूमता दिखाई देगा? इस वाले सर्कल में घूमता दिखाई देगा या नहीं देगा? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे पलटेगी जब ये प्लेट, तो इस वाले सर्कल में घूमता दिखाई दे। तो इसकी रेडियस कितनी हुई? बोलते सर इसकी रेडियस हुई इसका x कोऑर्डिनेट x1। गजब है ना। y एक्सिस के अबाउट अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी रेडियस कितनी आई? उसका x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट नहीं होती है, x कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आप लिख सकते हो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो m1 x1 स्क्वायर। तो अगर एक मास का m1 x1 स्क्वायर है तो दूसरे का कितना आया होगा? m2 x2 स्क्वायर, उसका भी x कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ। तीसरे का m3 x3 स्क्वायर। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा जा सकता है, सभी मासेस का ऐड कर दे। तो अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं
एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो कैसे रोटेट होगी, ऐसे ऊपर से नीचे आएगी, तो ये इस वाले सर्कल में घूमेगा। तो इसमें इसकी रेडियस कितनी होगी, तो ध्यान से देखोगे तो रेडियस होगी इसका y कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा m1 y1 स्क्वायर प्लस दूसरा कोई मास होता है m2, तो उसके लिए m2 y2 स्क्वायर डॉट डॉट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करना है तो y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट मतलब, और y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको इन दोनों एक्सिस से रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है, 0,0 यहां पर लिया हुआ है हमने, 0,0। अब इन दोनों एक्सिस से नहीं रोटेट कर रहे, यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई IZ, ठीक है, और इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो पहले तो रोटेशन समझ लो कैसे होगा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेशन होगा, ऐसे फ्लिप करेगा ये, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्लिप करेगा। लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेशन होगा, इस तरीके से रोटेशन होगा, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा तो मोशन कौन से प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन में, इस तरीके से सर्कल बनेगा। तो अब ये ऐसे घूमेगा इन दिस सर्कल, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेशन होगा, तो ये वाली जो रेडियस है वो काम आएगी r1। तो IZ जब लिखूंगा तो लिखूंगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। और बच्चों ध्यान से देखो, ये r1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये y1 है, ये x1 है, तो क्या मैं r1 स्क्वायर को x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा इसको लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विल बी m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल के लिए भी सेम होगा, m2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, एंड सभी के लिए ऐसा होता जाएगा। तो फिर टेक्निकली ये चीज़ मैंने क्या लिख दी, दिस प्लस दिस ही तो लिखी है, दिस प्लस दिस लिखी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस किसके बराबर आएगा, Ix प्लस Iy। क्या शर्त होनी है, शर्त यह है कि Ix और Iy बॉडी के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और Iz उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। उनकी कंडीशन वहां लिख दी, इट्स अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन passing through intersection point of Ix and Iy। उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसको नोट डाउन करो, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही मजेदार है और हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। ओके, फटाफट प्रूफ नोट डाउन करो तो इसको एप्लीकेशन। ओके बच्चों, अब मुझे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन समझानी है कि अगर कोई चीज़ आपने सीखी, कोई चीज़ आपने याद करी कि Iz इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy होता है अगर Ix और Iy बॉडी के प्लेन की एक्सिस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे सर? यूज़ ऐसे करना है, मान लो एक रेक्टेंगल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। कौन सी एक्सिस है? उसके मिड से पास हो रही है, ठीक है, छोटी वाली साइड के पैरेलल, और मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो पहले तो ये मोशन आपको समझ में आता है देख के, ठीक है। मैं किसके लिए दिखा सकता हूँ आपको, इस बुक के लिए मोशन दिखा सकता हूँ। मिड पॉइंट के पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स रेस्ट पे रहेंगे, इसके अबाउट रोटेट करे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रोटेशन हो रहा है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? हमको रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, लेकिन क्या आपको ये दिख रहा है कि ये सारी रॉड्स, अगर मैं प्लेट को बहुत सारी रॉड्स में कट कर दूं तो ये सारी रॉड किसके अबाउट रोटेट हो रही है? अपने मिड पॉइंट के अबाउट। और इन सब रॉड्स की लेंथ कितनी है? एक। तो ये सारी रॉड्स अपने मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट रोटेट हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट प्लेट होगा, पहली रॉड का मास m1 मान लें तो m1 a² बाई 12 में हमने अभी लिस्ट बनाई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की।
रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड पॉइंट याद कर लो ml²/12, तो m1a²/12। फिर सेकेंड रॉड के लिए भी सेम फॉर्मूला m2a²/12, थर्ड रॉड के लिए भी सेम फॉर्मूला m3a²/12। तो ये तो सर सारे मासेस जुड़ जाएंगे m1 + m2 ... और a²/12 बच जाएगा, तो कितना आ गया ma²/12। समझ में आया? तो इस एक्सिस के अबाउट ma²/12। अब तुम दूसरी एक्सिस के अबाउट खुद से ही लिख दो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने आप से सोच लो कि इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट होगा तो कौन सी रॉड रोटेट हो रही होंगी मिड पॉइंट के अबाउट? ये सारी की सारी रॉड्स अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही होंगी। तो इनमें से किसी भी एक रॉड का मास अगर m1 मान लूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी लेंथ कितनी लोगे? b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक रॉड का अगर लिखूं और फिर सबका लिखते चले जाऊं, ऐड करते चले जाऊं, तो m1b²/12 प्लस m2b²/12 सो ऑन, सभी रॉड्स के लिए, इन सब के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? फिर से m1 + m2 + m3 हो जाएगा, b²/12 कॉमन, तो टोटल मास mb²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट कितना आया? ma²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसको, तो इसके अबाउट mb²/12। और हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था? रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास होती हुई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों ये आएगा। दोनों को अगर आगे बढ़ाओगे तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। तो इसको क्या बोल सकते हो आप थोड़ी देर के लिए? z एक्सिस। और क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? Iz = Ix + Iy। I की वैल्यू कितनी आ गई? ma² + b²/12। समझ में आया? तो रेक्टेंगुलर का प्रूफ हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सीख सकते हैं। प्रूफ से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझ पाना कि ये सारी रॉड से मिलके ये प्लेट बनी थी। ओके, एक और एप्लीकेशन देखो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रिंग को घुमा रहे हैं डायमीटर के अबाउट, तो एक तो ये समझो कि इस डायमीटर के अबाउट घुमाऊं या इस डायमीटर के अबाउट घुमाऊं, डायमीटर तो डायमीटर ही रहेगा। इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं, पर इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। और ये दोनों एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट करती? मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, इसी को डिफॉल्ट या ओन एक्सिस बोलते हैं। अ रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस लेते हैं। इसका हमने याद किया है आंसर। तो हमें सब हर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, उसकी मदद से बाकी के अबाउट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ओन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए z एक्सिस बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये x, ये y और ये तीसरी परपेंडिकुलर वाली z। और क्लियर देखना है तो एक ही फिगर में देख लो, ये x, ये y, तो ये वाली एक्सिस z। समझ में आया? तो Iz की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? Ix + Iy। Iz हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस है, और x और y दोनों डायमीटर है, तो दोनों को id लिख सकता हूं। क्या आ गया इससे? ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गया। ओन एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो, mr² होता है। हर ऑब्जेक्ट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, तो ये हो जाएगा mr²/2। हर ऑब्जेक्ट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, और उसकी मदद से आप उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। थीसिस क्या थी इस प्रूफ की? कि भैया डायमीटर चाहे वाई एक्सिस के अबाउट हो या एक्स एक्सिस हो, डायमीटर तो डायमीटर है, एक्स और वाई दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ये हमने लॉजिक से निकाला। सेम कहानी डिस्क के लिए, Iz जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस है, और डिस्क का होता है वो mr²/2। तो डायमीटर, इस वाले डायमीटर को हम बोल सकते हैं Iy,
और इस वाले डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको बोल सकते हैं आई एक्स। ठीक है, आई डी लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी आई इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4। कई लोग तो याद ही रखते हैं कि जो डिफॉल्ट एक्सिस ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका आधा होता है डायमीटर के अबाउट। ठीक है, रिंग और डिस्क में एटलीस्ट उनके आंसर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रख के करना है तो वैसे भी कर सकते हो, पर परपेंडिकुलर एक्सिस का एप्लीकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो ही थ्योरम सीखनी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के नोट ठीक से बना लिए होंगे तुमने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब जो एक्सिस है यहाँ पर जेड एक्सिस है बच्चों, किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम उसे ICM बोल सकते हैं। ओके, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट कैसे रोटेट होगा, ये इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, इस तरीके से रोटेट होगा, मिड पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, उसके अबाउट रोटेट होता जाएगा। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन हम इसको किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। ये एक्सिस हमारी एक्सिस के पैरेलल है पर उससे d डिस्टेंस पर है। ये भी z एक्सिस है और ये भी z एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है, लेकिन इसकी ओरिजिनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, कुछ d डिस्टेंस है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी के लिए d डिस्टेंस मान रहा हूं। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिखा जा सकता है। पहले तो मोशन देख लो, कॉर्नर पर अगर हिंज करेंगे तो कैसा मोशन होगा, इस तरह से पूरी डिस्क घूमेगी। ठीक है, पूरी प्लेट, ये कॉर्नर रेस्ट पे रहेगा, पूरी प्लेट इसके अबाउट घूमेगी। मिड पॉइंट पे हिंज करेंगे तो मिड पॉइंट रेस्ट पे रहेगा और बाकी की प्लेट घूमेगी। समझ में आया? तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप डायरेक्टली I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर कर सकते हो। आपको दोबारा से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी एक्सिस के अबाउट पता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। इसमें सिर्फ क्या कंडीशन है कि दिस एक्सिस शुड बी पैरेलल टू ICM एट अ डिस्टेंस ऑफ d डिस्टेंस पे होनी चाहिए एक्सिस और पैरेलल होनी चाहिए, और आप फटाक से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। आई बात समझ? ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बताऊं, एक पहले एप्लीकेशन बता देता हूं, एक सिंपल सी, कि आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट, इसको ICM बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी की जो ओन एक्सिस होती है वो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क का पता है, कितना है बच्चों, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट पता है। और अब आप इस डिस्क को इसकी जगह कॉर्नर पे हिंज करना चाहते हो, वो कील सेंटर से निकाल के ऊपर लगाना चाहते हो कि ऐसे पेंडुलम की तरह घूमे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। और ये ओरिजिनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो आप I की वैल्यू लिख सकते हो ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, और d डिस्टेंस कितनी है दोनों एक्सिस के बीच में, r ही है, तो mr स्क्वायर। तो आंसर आया 3/2 mr स्क्वायर। देखा? तो डिस्क का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज का याद रखेंगे और उसकी मदद से बाकी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। समझ में आया? तो ये तो है बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन। इसमें कभी कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है कि सेंटर ऑफ मास से एक ही एक्सिस पास हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है।
उसी सेंटर ऑफ मास से ये दूसरी एक्सिस भी पास हो सकती है, तो इसको भी आईसीएम बोल सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको ICM1 बोल देना, ICM डैश बोल देना, लेकिन ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, तो ये भी ICM है। तो इसके अबाउट रोटेशन कैसा होगा? इस तरह से, ऐसे इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, इस तरीके से रोटेट होगा। मिडिल फिंगर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हाथ की, और हाथ उसके अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर रोटेट हो रहा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है और हम इसके अबाउट नहीं रोटेट करना चाहते, हम उसके पैरेलल जो एक्सिस है साइड के एंड से पास हो रही है, कैसे रोटेट होगा? ऐसे। ठीक है, साइड वाले पॉइंट रेस्ट पे रहेंगे, जैसे डोर खुलता है। ये कौन सा डोर है? डबल डोर, जो बीच में से हिंज होता है। ये कौन सा डोर है? जो नॉर्मली डोर होता है, जो साइड से हिंज होता है। तो ये इस तरीके से ओपन होता जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा? दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू फिर से ICM प्लस md²। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तुम चाहो तो दोनों लिख सकते हो, चाहो तो एक ही लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से मल्टीपल एक्सिस पास हो सकती है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल 2 देता हूं। चलो, इसी डिस्क को मुझे अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करना है, थोड़ी देर पहले देखा था डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? mr²/4। तो क्या डायमीटर वाली एक्सिस को भी ICM बोला जा सकता है? तो बोलो यार, डायमीटर भी हो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास रहा है, तो इसको भी ICM बोला जा सकता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, एक ही क्वेश्चन में दोनों ICM लिखें तो इसको ICM डैश लिख देंगे, लेकिन हाँ सर, इसको भी ICM बोला जा सकता है, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो इसका कब यूज करेंगे? जब मुझे डिस्क को रोटेट करना होगा टेंजेंट के अबाउट। अगर टेंजेंट के अबाउट, जैसे वॉशिंग मशीन का डोर होता है, टेंजेंट के अबाउट सर्कुलर डोर होता है, अगर इसके अबाउट रोटेट करना है डिस्क को, ठीक है, इस तरह पूरी तरह से फ्लिप करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करना है तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम डायमीटर वाली एक्सिस का क्या यूज कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I इज इक्वल्स टू ICM, कंफ्यूजन से बचने के लिए ICM डैश प्लस md²। ICM डैश कितना है? mr²/4 प्लस mr²। कितना आंसर आया? 5/4 mr²। तो एक ही डिस्क थी, उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 सेंटर के अबाउट, हिंज के अबाउट 3/2 mr², डायमीटर के अबाउट mr²/4 और टेंजेंट के अबाउट 5/4 mr²। तो कोई भी स्टूडेंट पहली बार में कंफ्यूज हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हमें बहुत टफ लग रहा है, हर किसी को टफ लगता है और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं स्टॉप। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आप 2 बार सोचोगे इसके बारे में तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, नोट डाउन करो, और एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे।